गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? सब बढ़िया। तो स्ट्रेट लाइन में पहले ही बतला चुका हूँ, थोड़ा अलग तरह का है। इस तरह की चीज़ें अभी नहीं की हैं, तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्टरनेट क्लासेस का लाभ उठाएं, थोड़ा इस पे ज़्यादा मेहनत करें। जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको एक दो बार करें, बार बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। अब तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसको दो दो तीन तीन बार करके देख लीजिए। बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रहे हैं ज़िंदगी में, तो आगे भी रिलैक्स करेंगे नहीं कि काम उसी के पास आता है जो बिजी होता है नहीं? देख लीजिएगा। तो अगर अभी भी अगर अपन रिलैक्स कर रहे हैं तो अलग बात है। लास्ट क्लास में मैंने एंगल बिटवीन टू लाइंस बता दिया, राइट? पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखनी है वो बतला दिया आपको। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे लिखनी है वो भी बता दिया आपको। ठीक है, आज जो है हम लोग एक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन दैट विल बी डन थ्रू अ प्रॉब्लम, राइट? तो पहले मैं उस प्रॉब्लम को लिखता हूँ और फिर आप भी लिखिए। आप पहले सॉल्व कीजिए उसको, मैं भी उसको फिर सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ और उसी थ्रू थ्योरी भी सिखलाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हाँ, चलिए खुद से भी कीजिएगा। ठीक है, if a triangle ABC, if a triangle ABC, ठीक है, if a triangle ABC is formed by the lines, if a triangle ABC is formed by the lines 2x plus y minus 3 equal to 0, x minus y plus 5 equal to 0, and 3x minus y plus 1 equal to 0. ठीक है, if a triangle ABC is formed by the lines 2x plus y minus 3 equal to 0, x minus y plus 5 equal to 0, and 3x minus y plus 1 equal to 0, then obtain a cubic equation whose roots are ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है, whose roots are the tangent of the interior angles of the triangle. तो ये रहा सवाल। ठीक है ना, इफ द लाइंस, पहले तो यहाँ यहाँ आइएगा, ठीक है ना, और उसके आगे फिर इसके आगे ये चलेगा कि देन द क्यूबिक ऑप्शन और इक्वेशन। ठीक है, आप अपना काम चालू कर सकते हैं पॉज करके। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, तो आ, खुद से सोचिए, ठीक है ना, कैसे करना है। ठीक है, एंगल बिटवीन द लाइंस के बारे में हालांकि बतलाया हुआ है। चलिए मैं बतलाता हूँ क्या करना है। पहले तो हम लोग इसमें आपने पॉज कर लिया, मेरा ऐसा मानना है, मतलब इसको आप एज ए थ्योरी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और बाकी इसको अपन ऐसे ही मान लें कि जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, मान लीजिएगा कि ये इस तरह की चीज़ है, उन बच्चों को भी बतलाया जाएगा कि कैसे सेट करना है, कैसे आंसर निकालना है, वो सब चीज़ें सिखला दी जाएंगी। ठीक है, तो अगर किसी को लगेगा कि नहीं सर मेरे तो समझ में भी नहीं आया क्या हुआ, ठीक है ना, तो मत परेशान होना। ठीक है ना, क्योंकि परेशान होने से जो सीख सकते हैं वो भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, ट्राई कर लेना अपनी तरफ से, लगे कि अगर हाँ मैं मेहनती हूँ और मैं सीखना चाहता हूँ, अगर इन केस अगर ये क्लॉज है तो ऑफ कोर्स आप सीख जाएंगे और आपके लिए वो विद इन सिलेबस आ जाएगा। बट आपको लगता है कि नहीं हम रईस हैं थोड़े से, हमारे क्या लेना देना इन सब चीज़ों से, तो आप इसको आउट ऑफ सिलेबस मान के चलेंगे। ठीक है, आपके लिए बतलाया जाएगा बिल्कुल लैविश तरीका, डोंट डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं कि तीन लाइन से पहले तो हम ये मान के चलते हैं, ये नहीं भी समझ में आए तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये रियलाइज कीजिएगा, और ये मैं सही बोल रहा हूँ।
लेकिन मेरी इच्छा होती है इस तरह की चीजें सिखलाने की। ठीक है, हम लोगों ने की 3 लाइंस है, और ऑफ कोर्स ट्रायंगल अगर बना रहा है तो कोई भी 2 लाइन का स्लोप सेम नहीं होगा। नहीं, अगर ट्रायंगल बना रहा है तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि कोई भी 2 लाइन का स्लोप सेम नहीं होगा, मतलब ये जो तीनों स्लोप होंगे ये डिस्टिंक्ट होंगे अगर ट्रायंगल बन रहा है तो। एक चीज ये समझ में आई। तो अगर डिस्टिंक्ट है तो कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम कीजिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिएगा। क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं वो सब बातें समझ में आ जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये एम है। ठीक है, तो इस वाली चीज से सॉल्व हो रहा हो तो भी ठीक है, इस वाली चीज से नहीं तो दूसरे वाला जो मेथड है उससे हम बात करेंगे। तो मेथड 1 देख रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो हम लोग M1 M2 M3 है डिसेंडिंग डिस्टिंक्ट, तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज द स्लोप्स। क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम स्लोप्स को क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। सही है, तो मैंने एक रैंडमली विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मान लिया कि घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है ना, तो जो सबसे बड़ा है ऐसे मान लिया मैंने। आप कोई भी एक ऑर्डर ले सकते हो, जो सबसे बड़ा है उसको M1 मान लीजिएगा, जो उसके बाद है उसको M2 मान लीजिएगा, फिर M3। तो ये घटता ही क्रम हुआ ना, बड़े से छोटा। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि एक्चुअली लाइंस प्लॉट करते हैं, ये लाइंस को एक्चुअली प्लॉट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कहीं भी हो, ठीक है ना, जो हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्लोप है तो ट्रायंगल जैसा बना रहे हैं वैसा ही आएगा। बता दिया है कि लास्ट तक अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मान के चलिएगा कि ये अपने लिए नहीं था। ठीक है, दूसरा जो तरीका है वो आपके लिए था, वो बहुत साधारण सा तरीका है, उससे आप कर लीजिएगा। कहीं और इसका यूज आता हो तो बिल्कुल नहीं आता। ठीक है साहब, इच्छा है मेरी बताने की, बस ये मान के चल लीजिए। ठीक है, कुछ बच्चों को ऐसे सीखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो हालांकि जो सबसे बड़ा स्लोप है उसको हम M1 बोल रहे हैं, तो मान लो कि ये हो गया M1 वाला, इसको θ1 बोल देता हूं मैं भी। ठीक है, और एक और लाइन, तो आप कभी भी देख लेना, अगर आपने ऑर्डर यही रखा है, ये θ2 बोल दिया मैंने और इसको बोल दिया मैंने θ3। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है M1 M2 M3 का अगर ऑर्डर है तो हम लोग बोलेंगे क्या कि θ1 सबसे बड़ा है, फिर θ2 है, और फिर कौन है आपका θ3। तो यानी ये y इक्वल टू M1x प्लस C1 हो गया, ये हो गया y इक्वल टू M2x प्लस C2, और ये हो गया y इक्वल टू M3x प्लस C3। तो आप देख लेना डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके अगर एक्चुअली कभी भी लाइंस प्लॉट करोगे तो इस तरह का एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये वाला। हम लोग बोलेंगे कि ये जो है ये इस तरह का एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरह का एक ट्रायंगल बन जाएगा, और मतलब हमेशा इस तरह का एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें इंटीरियर एंगल्स की, क्योंकि इसमें जो सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि आप जो क्यूबिक बनाएंगे उसके जो रूट्स हैं वो टेंजेंट ऑफ द इंटीरियर एंगल है। हालांकि देयर आर पीपल विच वी कैन कॉल एज सुपरलिजेंट्स, तो वो ऐसे भी सुपरलिजेंट्स कर सकते हैं कि सर हमने तो सिंपल, हम तो इग्नोरेंट है सर, हमारे तो क्या जाता है। ठीक है ना, हमने तो इस लाइन की इक्वेशन पता है, हमें इस लाइन की पता है, इस लाइन की पता है, मैंने tan θ1 से ये निकाल लिया, tan θ2 से ये निकाल लिया, tan θ3 से ये निकाल लिया। तो भाई साहब आपने निकाल तो लिया और आपने सॉल्व भी कर लिया। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, शानदार बात है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बधाई हो। लेकिन आप सुपर लेजेंड लोग ये पहले सोचिएगा कभी समय निकाल के कि आपको इंटीरियर एंगल का बोला है, और वो जो फॉर्मूला हमने मॉड का लगाया है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो सिर्फ एक्यूट एंगल देता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो ट्रायंगल आएगा हर बार वो एक्यूट एंगल ही आएगा, कि भाई tan A भी एक्यूट आएगा, tan सॉरी एंगल A भी एक्यूट होगा, एंगल B भी एक्यूट होगा, एंगल C भी एक्यूट होगा। तो वो फॉर्मूला, हाँ, जिन केसेस में ट्रायंगल एक्यूट होगा
उस केस में तो आप मॉड लगा के निकाल लोगे, आपका आंसर भी आ जाएगा और आपको बहुत खुशी भी मिलेगी कि देखो हमने सर से जल्दी कर लिया या हमें बहुत जल्दी मजा आ गया, समझ में आ गया। तो देख लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पे क्या सिखलाना चाहता हूँ कि देयर कैन बी ट्रायंगल जो कि ऑब्ट्यूज हो जाए, तो फिर आप जो कर रहे हो वो सही नहीं हुआ, क्योंकि उसमें एक जो वैल्यू है वो पाई माइनस वाला है, समझ में आ रहा है कि उस तरीके से आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिसेंडिंग दूसरा मेथड भी देखेंगे, वो भी बहुत ईजी है। पहले तो ये समझ में आ गया ना कि ये जो सुपर लेजेंड मेथड है, ये सुपर लेजेंड मेथड नहीं, आप मत यूज करना, आप नॉर्मल अगर हैं तो, ठीक है ना। अगर आप भी सुपर लेजेंड है, ऑल द बेस्ट, पहचान लिया अपने आप को। अच्छा, तो हम लोग इस लेजेंडरी तरीके को हटा देते हैं। अब मैंने क्या बोला कि हमें M1 M2 M3 के बारे में बात करेंगे, M1 ग्रेटर देन M2 ग्रेटर देन M3, और इस तरीके से इस लाइन को हम लोग क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। जैसे ही प्लॉट करेंगे इस तरह का एक ट्राइंगल बन जाएगा। हमें इन एंगल्स पे वर्क करना है, बिकॉज दीज आर द इंटीरियर एंगल्स, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स। तो इसका अगर हम ये एंगल निकालें, सोचो तो ये वाला और ये वाला सेम है, तो θ1 जैसे मैं इसको अगर मान लो ए बोल देता हूँ, ठीक है ना, तो हम लेके ये हमें ये इंटीरियर एंगल ए निकालना है, सही है क्या। अब मैं ए को इंटीरियर एंगल जैसा हम लोग नॉर्मली लिखते हैं वैसे ही लिख रहे हैं, तो हम लोग बोले एंगल ए प्लस θ2 इज θ1। तो व्हाट इज एंगल ए, एंगल ए इज θ1 माइनस θ2। जब भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ट्रायंगल बना के लिखेंगे तो आपको ये इंटीरियर एंगल यही दिखेगा। अब यहाँ से tan ए लिख लो, ये एक्यूट है ऑब्ट्यूज है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये एक्यूट होगा तब भी ऐसे ही आएगा, ऑब्ट्यूज होगा तो भी ऐसे आएगा, अगर आपने ऐसे और अरेंज करके बनाया है तो। समझ में आ गया। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द बच्चे समझ गए होंगे जिनको दिमाग चल रहा होगा, ठीक है ना। तो वो कभी भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा के देख लेना लाइंस को, ऐसे ही ट्रायंगल बन जाएगा। और ये एंगल एक्यूट हो ऑब्ट्यूज हो उससे कोई लेना देना नहीं, आपने प्लॉट करके निकाला। ये समझ में आ रहा है। बेसिकली हम यहाँ मॉड नहीं ले रहे हैं डायरेक्टली, हम प्लॉट करके निकाल रहे। तो tan A क्या हो गया, तो इसलिए मैं मॉड और नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं एक्चुअल एंगल्स निकाल रहा हूँ, क्योंकि प्लॉटिंग से निकल रहा है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके जब जमा के ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे तो यही चीज निकलेगी। और अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये वाली चीज कितनी होगी मेरे भाई, M1 माइनस M2, इसमें मॉड नहीं लगा देना लास्ट में, अपॉन 1 प्लस M1 M2, मतलब tan A सिंपल M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। अब देखना, अब हम लोग बोल रहे हैं क्या, देखना ध्यान से। अब हम आते हैं एंगल B पे, ये वाला मान लिया B है, ये वाला ले लेते हैं, ये B है, अच्छा नहीं लग रहा, चलो हटाओ बोले बात, B यही ले लेते हैं। ये एंगल निकालते हैं बच्चों। अब ये एंगल निकालना से ज्यादा अच्छा क्या है, ये वाला एंगल निकालना, ठीक है। इसको C मान लो, इसको C मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो इसका इंटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है ना। तो अगर इसका इंटीरियर एंगल निकालना है तो देखना ये एंगल निकालना है, सही है। और यहाँ देखना θ3 प्लस दिस एंगल B इक्वल टू θ2। फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप ध्यान से देख लो। इसको हमने बोला B पॉइंट नहीं, तो ये एंगल हो गया B, और B प्लस θ3 इक्वल टू θ2, यानी हम लोग बोले एंगल B, ये सब प्लॉटेड हिसाब से निकल रहा है, यानी एंगल B क्या आएगा, θ2 माइनस θ3। एंगल B क्या आएगा, θ2 माइनस θ3, यानी यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो tan B इक्वल टू, फिर से ये लिखना tan θ2 माइनस tan θ3, मतलब ये आ जाएगा M2 माइनस M3 अपॉन 1 प्लस M2 M3। देख लीजिए, समझ में आ गया। और अब कोई पूछे एंगल C, तो भाई एंगल C तो पाई माइनस A प्लस B होता है, निकालने की भी जरूरत नहीं है, वहां से A और B निकल चुका है। तो ये क्या होगा, पाई माइनस A प्लस B, देखना ध्यान से, पाई माइनस A प्लस B, तो A और B को जोड़ दो तो θ2 कट जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी θ1 माइनस θ3। ये तो ऑब्वियस है, एंगल C पाई माइनस A प्लस B हो गया। यानी इसको अगर आप लिखते हो एंगल C को, देखना तो एंगल C क्या आएगा, पाई और प्लस θ3 माइनस θ1। अब आप tan C लिखोगे तो क्या लिखोगे, tan पाई प्लस दिस। अब अगर भाई आपने tan पाई प्लस दिस लिखा, सोचिएगा तो tan पाई प्लस थीटा इज एक्चुअली tan θ3 माइनस θ1, यही तो आएगा। यानी ये प्लॉटिंग के बाद ही है सारी चीजें, ठीक है ना। मतलब जब भी आप प्लॉट करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे ट्रायंगल बनेगा और यही इंटीरियर एंगल बनेंगे, तो ये हो जाएगा M3 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1। अब बोलोगे सर ये तो बहुत लंबा हो गया, नहीं बेटा, समझदार बच्चों के लिए बिल्कुल लंबा नहीं हुआ है, उसके लिए मैं बिल्कुल एक छोटी सी बात बतलाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
मतलब अगर कभी आपको इस तरह के क्वेश्चंस डील करने हो तो एक तरीका आपके पास ये है कि आप सीधा सीधा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। नहीं, M1 M2 M3 डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। अब आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है ना, एक बार मैंने बना के दिखा दिया। अब आप सीधा क्या कीजिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का 10 ये लिख लीजिए, M1 माइनस M2 साइक्लिक लिखेंगे, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ऐसे ही 10 भी लिख लीजिए, M2 माइनस M3 अपॉन 1 प्लस M2 M3, और 10 C लिख लीजिए, क्या, M3 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M3। समझ में आ गया? बस साइक्लिक लिख लीजिए, अपने आप आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए इस पर्टिकुलर सवाल में इसको करके देखते हैं, ये लाइन से लिख लीजिएगा, ठीक है ना, वापस करके पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम स्लोप देखते हैं, ठीक है ना, एक स्लोप है इसमें -2, एक है 1, एक है 3, डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा पहले, तो ये आ गया, ठीक है, ये M1 M2 M3 हो गया। तो 10 A लिखूंगा क्या मैं, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, नहीं, तो 1 प्लस M1 M2 लिखोगे 4, तो ये शायद आ जाएगा हाफ, सही है क्या, M1 माइनस M2, हाँ, 10 B लिखोगे M2 माइनस M3, तो 3 अपॉन 1 -2 शायद -3 आ रहा है। देखो ये ऑब्ट्यूज वाला खेल हो गया, तो जिन्होंने मॉड लगाया होगा उनकी हालत खराब हो गई होगी। -2 -3 दैट इज -5 अपॉन 1 -6, शायद ये 1 आ रहा है। तो अब आपके पास ये तीनों रूट्स आ गए। अब बोला ऑब्टेन ए क्यूबिक हुज टेंजेंट्स आर इंटीरियर एंगल्स, तो अभी साथ ये इंटीरियर एंगल का tan निकला है, ठीक है ना, मॉड नहीं लगाया, बिल्कुल प्लॉटिंग से काम हुआ है, ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते ही वो उसी तरह से ट्रायंगल बन जाएगा, सही है क्या। तो अब देख सकते हो क्या कि हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, क्यूबिक इक्वेशन x माइनस हाफ इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2, तो दिस इज 2x माइनस 1, मल्टीप्लाई कर लो, ये शायद आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, चेक कर लेना, और ये लिखोगे तो शायद 2x क्यूब, और बोलो बढ़िया 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पता नहीं लिख रहा हूँ बस, सही गलत मुझे नहीं पता, -6x माइनस 2x माइनस 8x प्लस 3। अब कैलकुलेशन सब सही है, तो ये आ गई वो क्यूबिक जिसका हमें इंतजार था, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर ठीक है, अब तो आपने बोला मेथड 1 सुन लिया आपने, अब आप बताओ मेथड 2 की कहानी। तो मेथड 2 की कहानी फिर आपके जैसी है, आप जैसा चाहते थे वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे कि हम पहले तो tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3 मॉड के हिसाब से निकाल लेंगे। बोलोगे आगे हमारे वाले तरीके पे, नहीं बेटा कुछ बच्चों ने उसके आगे भी सही लिखा होगा, ठीक है, सुपर लेजेंड्स की बात नहीं करें, कुछ बच्चों ने अभी भी सही लिखा होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि देखना tan थीटा 1, तो अभी एक का स्लोप था -2, एक मिनट यार, -2 1 and 3, ठीक है ना। तो दूसरे मेथड में कोई अरेंज नहीं करना है, आप तो जो फॉर्मूला बताया गया था एक्यूट वाला उसके हिसाब से निकाल लो, ठीक है। तो M1 माइनस M2 लिखोगे अपॉन 1 प्लस M1 M2 लिखोगे, तो ये आ गया 3, 1 माइनस 3 -2, कैसे भी लिख लो, समझ में आएगा, डिसेंडिंग असेंडिंग जरूरी नहीं है, मैंने तो ऐसे लिख दिया बस, ठीक है ना, बस अभी कर रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी 1 और -3 हो जाएगा या प्लस होगा, प्लस M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ठीक है। और फिर एक आ जाएगा आपके पास 5 अपॉन 1 माइनस 6, ये बनाना, ये आ गया। इसको टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल मत मानना, क्योंकि अगर टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल होगा तो उसको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर मान लो कि आपने मॉड लगा के निकाला और ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर उसी से बना दो भाई, जो भी बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इंटीरियर एंगल का ही tan निकला है, सुना। अगर मान लो, क्योंकि ये आपको याद हो आइडेंटिटी मैंने बताया था कि इन एनी ट्रायंगल दिस विल होल्ड, राइट। तो अगर इन एनी ट्रायंगल दिस विल होल्ड, ठीक है ना, तो ऑफ कोर्स मैंने ये चीज़ आपको बतलाई थी नहीं कि फॉर एनी ट्रायंगल ABC ये चीज़ होल्ड करेगा। और मान लो कि आपने जो निकाला यहाँ से मॉड्स वाले फॉर्मूले से और वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, उससे अपना काम हो गया। लेकिन आप अभी देखना है, अभी यहाँ पे ये होल्ड नहीं कर रहा है, तो जैसे ही ये होल्ड नहीं करेगा तो अपने आप को खट से समझ में आएगा कि सिंस हमने इसको मॉड लगा के निकाला था और इसलिए होल्ड नहीं कर रहा, मतलब एक कोई ऑब्ट्यूज होगा, एक कोई क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से आपको फील आ रहा है बिना प्लॉटिंग बिना इसके उसके, ये फॉर्मूले पे अब लास्ट में आना पड़ेगा।
तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि यानी कि एक ऑब्ट्यूज होगा। अब सोचना, जो ऑब्ट्यूज होगा तो ये साइड नेगेटिव होगा हमेशा, तो ये भी साइड नेगेटिव होना पड़ेगा। नहीं सोचना, अब मैं लॉजिकल बोल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए कष्ट ज्यादा होगा आपको, ठीक है ना। तो हम लोग ने क्या कि एक ऑब्ट्यूज होते ही ये नेगेटिव हो, क्योंकि ये बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये तो इंटीरियर एंगल्स नहीं है। पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए, डिस्कार्ड हो गया अभी तक। लेकिन इसमें से कोई एक ऑब्ट्यूज हो रहा होगा, यानी कि अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल में कोई एक क्या हो रहा होगा, ऑब्ट्यूज हो रहा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग tan नेगेटिव होगा। तो ज्यादा से ज्यादा परमिशन एक ही एंगल को है नेगेटिव होने की, मतलब एक ही tan को है नेगेटिव होने की, क्योंकि बाकी दो तो एक्यूट होंगे, क्योंकि सुना होगा ना ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूज हो सकता है मैक्सिमम नहीं। तो यानी इधर का साइड नेगेटिव होगा, और इधर का साइड नेगेटिव होगा तो इक्वालिटी होल्ड करने के लिए इधर के साइड को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो अब अगर आपने मान लीजिए कि किसी छुटके वाले को नेगेटिव कर दिया, इनमें से किसी को नेगेटिव कर दिया, तो जो सबसे बड़ा वाला है वो तो उसको खा ही जाएगा ना। जैसे मान लो तुमने -½ को नेगेटिव कर दिया, 1 को नेगेटिव, जब इधर जोड़ोगे तो 3 जो है उसको तो निपटा ही देगा ना, तो यानी इधर की साइड अभी भी पॉजिटिव रहेगी। सोचो ना, कॉमन सेंस। यानी कि आपको जो नेगेटिव करना पड़ेगा वो सबसे बड़े वाले को करना पड़ेगा, मतलब इसको करना पड़ेगा, बाकी दोनों सेम रहेगा। नहीं, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मैं पहले इसको करूंगा फिर इसको करूंगा फिर इसको करूंगा। मैं तुमको कॉमन सेंस विधि बता रहा हूं कि अगर आपने इसको नेगेटिव भी किया तो अब तीनों को जोड़ के tan a + tan b + tan c निकालोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, जबकि इधर की साइड नेगेटिव हो जाएगी तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा। यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है उसी को नेगेटिव करना पड़ेगा। क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये अप्रोच रहेगा, और इसके हिसाब से आपका जो आंसर है मेरे ख्याल से मैंने बतला दिया है कि शायद ये आना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ अगर आंसर दिया हुआ है तो। बाकी इसको दोबारा सुन लेना, अगर कुछ लग रहा हो कि सर ये वाली चीज रह गई है तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। बाकी डिसेंडिंग ऑर्डर वाले में हमने प्लॉट करके किया है, और इसमें से मेरे ख्याल से आंसर सही है। मुबारक हो। आगे बढ़े, चलिए आगे हम लोग एक रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यूज भी होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। टू फाइंड द रिफ्लेक्शन of x1, y1 in the line mirror ax plus by plus c equal to 0। ठीक है ना। हम लोग लेंगे कि हम लोग रिफ्लेक्शन निकालने x1 और y1 का, किसमें, लाइन मिरर ax plus by plus c equal to 0। तो ये मान लो कि इस तरीके से कोई एक लाइन है जो कि क्या कर रहा है, मिरर का काम कर रहा है। सिल्वरिंग करना चाहते हैं, लीजिए बेटा सिल्वर कर देते हैं, ये लो खुश। अब बोलोगे सर ये तो अलग अलग कलर हो गया देख लीजिएगा, अलग तरह का सिल्वर है। चलिए, तो हम लोगों ने एक कोई पॉइंट है x1, y1, इसका हम रिफ्लेक्शन निकालना चाह रहे हैं इस लाइन मिरर में। तो आपने रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मान लो इसको मैंने बोल दिया x2, y2, तो ये एंगल क्या होगा दोस्त, 90। नहीं, ये एंगल क्या हो गया, 90। और ये लाइन मिरर की इक्वेशन दी हुई है ax plus by plus c equal to 0। तो हम क्या चाहते हैं कि x2, y2 कोऑर्डिनेट निकल जाए, ठीक है। उसके लिए मैं भी फॉर्मूला तैयार कर दूंगा, आपको बस उस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है। क्या करना है, उस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये हमें निकालना है, ये हमारे लिए इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑफ कोर्स ये 90 डिग्री का खेल समझ में आ गया होगा, और ये मिड पॉइंट होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, क्वाइट ट्रिकी नहीं। तो हम लोग ले x1 plus x2/2 and y1 plus y2/2 will be the coordinate of this middle point, and this must be lying on the mirror। ठीक है, तो अगर ये मिरर पे लाई कर रहा होगा तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ना, ax1 plus x2/2 प्लस by1 plus y2/2 प्लस c इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहा हूं कि दूसरी इक्वेशन आपकी स्लोप के प्रोडक्ट ऑफ स्लोप से आएगा। जैसे y2 minus y1 upon x2 minus x1 इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। नहीं, इस वाली लाइन का स्लोप हो गया
m जो होगा इस वाले लाइन का, ये समझ में आ रहा है कि ये आ गया, और इस वाले लाइन का स्लोप क्या है, -a/b, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा दोस्त, बोलो बोलो ना, माइनस। तो माइनस उड़ा दोगे तो यहां से हम इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, देखना ध्यान से। हमें x1 y1 पता है, ये लाइन पता है, दो चीजें पता है, क्या पता है, x1 y1 पता है और लाइन पता है। तो देखना अभी मैं क्या कह रहा हूं कि अब यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन b, और ये माइनस कट गया, और इक्वल टू मैं लिख सकता हूं x2 माइनस x1 अपॉन ए। देखना रहता है, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो मिडिल पॉइंट को उस पर लाई करा दिया मैंने, और यहां से देख सकते हैं आप कि जो y2 माइनस y1 अपॉन बी है, अगर मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं, ठीक है, तो ये इधर रह गया, और x2 माइनस x1 ऊपर जाएगा तो x2 माइनस x1, और ये माइनस ए नीचे आएगा तो -1 माइनस ए कट के कितना आ जाएगा, ये समझ में आएगा। अब मैं इसके आगे क्या कह रहा हूं कि इसको आप कुछ मान लीजिए, दिस इज इक्वल टू के, दो इक्वेशन है, अपन फाइनल फॉर्मूला इस फॉर्मेट में ही निकाल देंगे कि आपको सीधा सीधा आंसर ही आ जाए x2 y2 का, ठीक है ना। तो अब हम लोग बोलेंगे कि इन दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो x2 इक्वल्स क्या होगा, ak प्लस x1, और y2 इक्वल टू क्या होगा, bk प्लस y1। हमें x1 y1 पता है, ये ध्यान रखिएगा, और लाइन पता है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसको उठा के हम इस वाली इक्वेशन में रख दे रहे हैं, इसको उठा के इस वाली इक्वेशन, दिख रहा है। तो जब इसको इसमें रखिएगा तो देखिएगा a इंटू x1 प्लस x2, अब बोलोगे ये कहां से आ गया, यही तो x2 है दोस्त, अपॉन 2 अभी छोड़ दीजिएगा, b इंटू y1 प्लस y2, और प्लस c की जगह 2c, एलसीएम ले लिया। अब यहां देखिएगा x1 x1 2x1 तो 2ax1, अब y1 y1 2y1 तो 2by1, और प्लस 2c पहले से, और प्लस क्या आएगा इसमें, a स्क्वायर के, प्लस क्या आएगा इसमें, b स्क्वायर के, एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्या k की वैल्यू यहां से आ गई क्या, यस, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें दिख रहा है x1 भी पता है, y1 भी पता है, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट था। मैंने क्या बोला, इसमें x1 y1 भी पता है, a b c भी पता है क्योंकि लाइन पता है, मैंने पहले बताया था। अननोन क्या है, अननोन क्या है, अननोन है आपका सिर्फ x2 y2। तो अब आप इसमें k की वैल्यू यहाँ फीड करने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो फॉर्मूला बनने वाला है हमारा वो ये बनने वाला है, x2 माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स y2 माइनस y1 अपॉन b। यहां तक क्लियर है, और k की वैल्यू उठा रहे हैं यहां से, क्या, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको समझ में आ रहा है कि इससे आपका x2 y2 डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, नहीं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। बोलोगे सर कैसे आ गया डायरेक्ट, हमें तो नहीं दिखा। तो देख लो भाई, यहां पे इन दोनों रिलेशंस को अगर आप यूज करते हैं, इन दोनों फर्स्ट क्लास, तो आप देखना यहां पे ये साइड पूरा नोन है, क्योंकि आपको x1 पता है, y1 पता है, abc पता है, तो ये पूरा नोन वैल्यू है। इन दोनों को जब यूज कीजिएगा तो x2 माइनस x1 अपॉन a में x1 और ab पता है, तो जब आप इसको ले जाइएगा, ये नोन है तो x2 डायरेक्ट निकल जाएगा, और इसी तरीके से इन दोनों को यूज कीजिएगा तो आपको y2 निकल जाएगा। तो आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा, x2 माइनस x1 अपॉन a, ठीक है ना। पहले क्या आएगा, इमेज, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। x2 माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स जो पता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, एक चीज अगर यहाँ x1 माइनस x2 लिख दीजिएगा तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको, सही है क्या, समझ में आ गई बात, पक्का, आगे बढ़े। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये चीज लिख लीजिएगा आप लोग, मैंने बहुत कायदे से समझा भी दिया है, और इसको आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसमें एक नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ये लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा कि नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि इफ, ये ध्यान रखना है, आप चाहो तो निकाल के भी दीजिए, इफ अल्फा कॉमा बीटा इज रिफ्लेक्टेड
in the line y equal to x then becomes बीटा कॉमा अल्फा, नहीं अल्फा कॉमा बीटा को रिफ्लेक्ट कराते हैं इन द लाइन y इक्वल टू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा बीटा कॉमा अल्फा। अब कोई बोलेगा कैसे सर कैसे, तो अल्फा कॉमा बीटा इज द क्या, समझ में आ गया, लाइन है ये, तो हम बोल देते हैं x2 माइनस x1 अपॉन a दैट इज 1, y2 माइनस y1 अपॉन b दैट इज माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2ax1, a इज 1 x1 इज अल्फा, नहीं प्लस b बाई 1, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस है ना बीच में, और इंटू 1 इंटू बीटा और अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 2, ये गया। इन दोनों को यूज कीजिए तो x2 माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो दिख रहा है x2 इक्वल टू बीटा आ गया। ऐसे y2 माइनस बीटा इक्वल टू, ये माइनस माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, दैट इज अल्फा माइनस बीटा, सो व्हाट इज y2 इज अल्फा। तो ये देखना कि अल्फा कॉमा बीटा का क्या आ जाएगा, बीटा कॉमा अल्फा, सही है। बाकी कुछ सिंपल रिफ्लेक्शंस हम लोग को ध्यान रहने चाहिए, ये लिख लीजिएगा, कुछ सिंपल रिफ्लेक्शंस ध्यान रहने चाहिए। जैसे अगर कोई बोलता है, पहला पॉइंट तो हो गया, दूसरा ये है कि मान लीजिए कि अगर कोई बोलता है कि अल्फा कॉमा बीटा का रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, व्हाट्स दैट, अल्फा कॉमा बीटा का रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, बहुत ऑब्वियस है क्या होगा, अल्फा कॉमा माइनस बीटा। अल्फा कॉमा बीटा का रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस बोलो क्या हो जाएगा, सिंपल है, माइनस अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा कॉमा बीटा का रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, नहीं ये वर्ड है ठीक है ना, आप बोलोगे कि सर मिरर कैसे दिख रहा है, मतलब आप बस फील लो कि इसका रिफ्लेक्शन, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो ये भी मेरे ख्याल से कोई खास नहीं है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। अपन नेक्स्ट एक प्रॉब्लम कर रहे हैं, लिखेगा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of the sides AB and AC of a triangle ABC are x minus y plus 5 equal to 0 and x plus 2y equal to 0. If the vertex A is 1 comma minus 2, find the equation of BC. फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC, ये करना है अपने को, ठीक है। तो करिए, मतलब इस तरह का कुछ ट्रायंगल है, नहीं, और इस ट्रायंगल ABC में A का वर्टेक्स दिया हुआ है 1 कॉमा माइनस 2, और बोला है कि इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, मतलब इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आई होप यू नो दिस टर्म, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है भाई, इसको बाइसेक्ट भी करेगा और यहाँ ये परपेंडिकुलर भी होगा, नहीं, और ऐसे ही इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कोई पूछे सर इसका इंटरसेक्शन कुछ देता था ना, हाँ बेटा इसका इंटरसेक्शन बिल्कुल देता था, अगर याद रखते तो और अच्छा रहता। क्या देते हैं, सर्कमसेंटर, ठीक है। अब उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो अलग बात है, बट आप समझिए, एक तो शायद ये
और दूसरी ये लाइन, ठीक है। तो आप लोग करिए, मैं भी करता हूँ। मैं पहले एक मेथड ऐसा सोच रहा था, मेथड 1, कि जैसे इस लाइन की इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन ऑफ ए बी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी लिखने का एक तरीका तो ये हो जाएगा कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है ए बी, तो x प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा टाइप की इक्वेशन होगी। किसकी इक्वेशन होगी ये? ए बी की। तो x प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा टाइप की अगर इक्वेशन हो गई तो 1 कॉमा माइनस टू इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 1 कॉमा माइनस टू रखते हैं, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी इक्वेशन क्या आ गई? x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन ऑफ ए बी। अब लोग सर इसकी क्या जरूरत है? तो अल्ले इसकी जरूरत ये पड़ गई कि जैसे हमने b का कोऑर्डिनेट इस तरह के फॉर्म में मान लिया ना, x को अल्फा ले लिया और y को माइनस अल्फा -1 ले लिया। ये सब भी एक कहते हैं ना सिंपल तरीके से सॉल्व करने के टेक्निक्स हैं। तो सीखो जो मैं करके दिखा रहा हूँ कि अगर कभी भी लाइन के ऊपर पॉइंट लेना हो तो एक पैरामीटर की टर्म में लो, व्हेनेवर यू वांट टू टेक। अब ये सब देखो, अभी सब बहुत बच्चे नहीं सीख पाते हैं लास्ट तक, क्योंकि उनको सुनना ही नहीं है ध्यान से। तो हमने ले गया x इक्वल टू अल्फा अगर लेते हैं, आप बोलोगे सर हमने सुना था फिर भी नहीं हुआ, तो भाई इसको अप्लाई भी करना पड़ता है। जब कभी भी आपको लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेना तो आप हमेशा इससे लो, ठीक है ना, ताकि आपका वर्किंग तरीका ही यही हो जाए। तो हमने x को अल्फा रख दिया तो y तो दिख रहा है ना यहाँ से -x-1 है। अब बोलोगे इन सब में हुआ क्या? इस पॉइंट को मैंने ऐसे फॉर्म में मान लिया क्योंकि ए बी के ऊपर कोई भी पॉइंट इस तरह के फॉर्म में होगा, ठीक है ना, ए बी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट इस फॉर्म में होगा। अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये है तो मिड पॉइंट, क्यों? बराबर है ना दोनों। तो हम लोग कि अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मिड पॉइंट हम ऐसे निकाल सकते हैं ना, अल्फा प्लस 1/2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा इन दोनों का जोड़ना, तो माइनस अल्फा -3/2। अब बोलोगे इसके बाद क्या करोगे आप? नहीं, तो हम सीधा इसमें रख देते हैं ना, इस लाइन की इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा ये। अब ये मत बोलना सर ए बी को सेटिस्फाई करेगा, तो उसको तो करेगा ही, रख के देख लो, x प्लस वाई प्लस 1 की उसी से निकला है वो। तो हम कि x माइनस वाई, तो यानी अल्फा प्लस 1/2, और यहाँ देखना माइनस वाई है और ये माइनस माइनस है तो प्लस हो गया। कैलकुलेशन है बेटा, ठीक है ना। अगर नहीं लगे कि नहीं सर ये कैसे लिख दिया तो बेटा पेन चला लेना, ठीक है, फोटो खींचने से ज़्यादा ईजी होता है। तो हम लोग कि अब इसका एलसीएम लोगे तो अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस 3 और प्लस 10 इक्वल टू 0। तो अल्फा मुझे ऐसा लग रहा है यहां से -7 आने की तैयारी कर रहा है, तो यानी ये कोऑर्डिनेट दिख रहा है -7,6 हो गया। नहीं, क्या ऐसे ही हम इधर भी कर सकते हैं? यस, जैसे हम लोग यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं कि x प्लस 2y इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो हम लोग इसकी परपेंडिकुलर लाइन को फिर से, एक तरीका तो वही है कि 2x माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा या म्यू माने और 1 कॉमा -2 से सेटिस्फाई करें। और मैं एक तुमको डायरेक्ट लिखने का तरीका बतला रहा हूँ, ये बहुत बच्चों को नहीं चमकेगा, ठीक है। तो बोलेंगे सर कैसे हुआ, ठीक है ना। तो दिमाग लगाना बेटा, कैसे हुआ का तो आंसर हमेशा नहीं दे सकता आदमी। तो हम लोग बोलेंगे क्या, वैसे बहुत सिंपल बात है, मतलब इतना कोई टफ नहीं है, बस बताने की इच्छा वहां पे थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि आपके फाइट मारने की एबिलिटी खत्म है, तो फिर वहां बताने की इच्छा खत्म हो जाती है कि यार क्यों बतलाएं, जब बच्चे को फाइट ही नहीं मारना है तो ऐसे ही म्यू निकाल ले। अपन उस बच्चे की बात बता रहे हैं जो उसको समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हम ऐसे करके म्यू निकाल के कर सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इंटरचेंज करना है या माइनस करना है ये तो पता ही है, तो लिख देते हैं ना ऐसे 2x। अभी मैं कुछ नहीं लिखूंगा, ऐसे ही आएगा 2x, सो मेरा ये ऐसे ही आएगा 2x माइनस वाई करके आएगा इक्वल टू म्यू। अब मैं बोल रहा हूं क्या कि ये इससे भी तो पास कर रहा है, तो स्लोप तो सेट कर दिया मैंने। आप फील करना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहा हूँ, बहुत छोटी चीज होती है, लेकिन फिर भी जब वो फोटो खींच के जब डाल देता है तो फिर लगता है कि यार बताने का ही नहीं था, क्या जरूरी था बताने का, जब तुम्हें करना ही नहीं था तो बताने की क्या जरूरत है। हाँ, तो हम लोगों ने क्या कि x माइनस x1 है, सॉरी स्लोप हमने फिट कर दिया, तो हमें पता है y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 होता है। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि यहाँ पे हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि 1 कॉमा -2 से पास कर रहा है, तो हम यही ऐसा लिख देना। अब देख लो ये लाइन दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है
और -2 रखोगे तो ये 0 हो रहा है, तो यानी 1, -2 से ही पास कर गया। और स्लोप भी इसका दिख रहा है कि -12 था, इसका स्लोप 2 भी आ रहा है, यानी हम डायरेक्टली म्यू निकालने के चक्कर से बच सकते हैं। तो दिस इज 2x - y और -2, और फिर इधर क्या हो गया -2, दैट इज -4। आपको समझ में आया कि अगर आपको म्यू लिखकर म्यू नहीं निकालने की इच्छा हो रही है जिनको, ठीक है ना, जिसको लगता है कि नहीं सर मुझे तो ही नहीं चमका, कैसे होगा, तो आप म्यू निकाल के कर लीजिए। और बाकी जिनको ये चीज समझ में आ गई ना, तो वैसे ही करना, आपको देखना थोड़ा समय का फर्क महसूस होगा और आप कंफर्टेबल भी होते जाओगे चीजों में, ठीक है। बाकी जिनको नहीं आया वो एक बार और सुनने की कोशिश करो कि खुद से करो। खुद से तो नहीं कर रहे हो, बतला तो मैं ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हो तो फिर अलग बात। अच्छा, अब ये चीज आ गई, तो फिर से अब हम यहाँ पे इसका एक कोऑर्डिनेट बीटा मान लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। तो मुझे लग रहा है इसका वाई कोऑर्डिनेट आएगा 2 बीटा -4। आगे की कहानी फिर से वही है कि हम लोग बोले इसका फिर से एक बार पॉइंट निकाल लीजिए, बीटा प्लस 1/2 और 2 बीटा -6/2, देख लेना एक बार। फिर उसके बाद इसमें लाई करवा दीजिए आप, समझ आ रहा है। और यहां से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, कर लोगे। तो सी पॉइंट आ गया, बी पॉइंट आ गया, बी सी आ जाएगा ना, बिल्कुल क्लियर। तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से करके दिखाया बच्चे। अब सुनना एक चीज, हमारे मेथड 2 जो है उसमें हम कुछ ऐसा सोच रहे थे, कैसा सोच रहे थे, ध्यान सुनिएगा। कुछ ऐसा सोच रहे थे भाई, ये जो ट्रायंगल बना है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये दोनों बराबर है, और रेफरेंस फ्रेम इधर से तो परपेंडिकुलर दिख रहा है, इधर से भी तो परपेंडिकुलर ही दिख रहा है। ओह माय गॉड, ए और बी तो रिफ्लेक्शन पॉइंट्स है। इसको अगर मैं मिरर मान लूं, नहीं, ये जो x - y + 5 = 0 वाली लाइन है, अगर इसको मैं मिरर मान लूं, ठीक है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन पॉइंट है। अरे वाह, तो अगर मैंने इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 माना है, मान लीजिए, तो मुझे तो अभी फॉर्मूला याद आ गया ना, x2 माइनस, अरे तो हम लोग क्या कि इधर से क्या आ जाएगा, x2 - 1/a, फिर क्या हो जाएगा y2 + 2/b। ये समझ में आ रहा है, x2 y2 मान लिया इसको, ठीक है। तो और इक्वल टू क्या आएगा, -2 ax1, तो 1, यहाँ है x1 y1 नहीं, तो ax1 और +2 और +5 कैसे लिख दिया। अगर किसी को लग रहा है तो बेटा मेहनत कर लो, पेन चला लो, ठीक है, /2 ये गया। तो यानी x2 - 1 इक्वल टू क्या आ गया, इधर से -8 आ गया, तो x2 दिख रहा है, वही आ गया -7 आ गया ना फास्ट। तो कभी कभी अगर आप इस तरह के ऑब्जर्वेशन करने में बिलीवर हैं, ठीक है ना, तो आपका बहुत जल्दी आंसर भी आ सकता है। और y2 इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 6, यही चीज आ गई। अब ऐसे अगर कोई बोले कि दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट ही भैया आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए दूसरे पॉइंट के लिए इसको x3 y3 मान लीजिए, तो x3 - 1 अपॉन a, y3 माइनस प्लस हो जाएगा ना, और अपॉन कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू -2 ax1 by1 और अपॉन c ना, सभी c तो 0 ही है, a² + b², तो ये शायद 5 आ रहा है, चेक कर ले एक बार। इससे आपको x3, y3 भी आ जाएगा। और जैसे ये दोनों चीजें आ गई तो b और c आ गया, b और c आ गया। तो आई होप कि यू कैन कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर x3 एंड y3, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ओके। और अब हम लोग बात कर लेते हैं होमवर्क की। तो अपन ने शायद अभी तक क्लास इलस्ट्रेशन में कुछ भी नहीं किया है, तो अपन सॉरी क्लास इलस्ट्रेशन तो बहुत कुछ कर लिया है, डू योर सेल्फ और इलस्ट्रेशन में नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से डिटर्मिनेंट आप लोगों ने कर लिया होगा कंप्लीट, ठीक है ना, नहीं हुआ है तो उसको कर लीजिएगा। अब हम शीट से दे रहे हैं स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। तो पहले तो हम लोग डू योर सेल्फ ही देते हैं आपको, मेनली तो आप डू योर सेल्फ कर लीजिए और वहां तक का इलस्ट्रेशन कर लीजिए, ताकि आपका यहाँ तक का तो कॉन्फिडेंस ठीक ठीक हो जाए, मुझे ऐसा लगता है हो जाए। तो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ इलस्ट्रेशन 14 तक,
ठीक है ना, इलस्ट्रेशन 14 तक, और डू योर सेल्फ जो है 5 तक। डू योर सेल्फ 5 और इलस्ट्रेशन क्या है 14 तक कर लीजिएगा। ठीक है, और एक्सरसाइज में भी थोड़ा सा दे देते हैं, क्या बोलते हो। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 7। तो ये चीज करके देखिए होमवर्क में, सही है क्या। फिर अपन मिलते हैं अगली क्लास में। देख लीजिए इलस्ट्रेशन 14 डू योरसेल्फ तक, डू योरसेल्फ 5 तक, और एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक।